स्वागत है आप सबका आपके इस यूट्यूब चैनल कटिंग चाय में। इस चैनल के माध्यम से हम आपके सामने लेकर आते हैं हमेशा की तरह अमर उजाला न्यूज़पेपर की थ्रू आउट एनालिसिस, जिसमें कि हम आपके सामने रखते हैं अमर उजाला की फ्रंट पेज की खबरें, अमर उजाला की खेल जगत की कुछ खबरें, अंतर्राष्ट्रीय कुछ खबरें, वहीं देश विदेश की कुछ खबरें और जिसमें कि हमारा मुख्यतः विषय रहता है जो कि है द एडिटोरियल एनालिसिस। तो यह सेशन निश्चित ही एसएससी, यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे फ्रंट पेज की पहली हेडलाइन आई है कि शराब घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को एक तरह से गिरफ्तार किया गया है और सीबीआई की कस्टडी में उन्हें भेजा गया है और अभी भी उनसे पूछताछ जारी है। और सीबीआई ने कहा है कि वे पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं और सवालों से बच रहे हैं। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि सिसोदिया बेकसूर हैं, उनकी गिरफ्तारी गंदी राजनीति है, लोगों में बहुत रोष है, लोग सब देख रहे हैं, उन्हें सब समझ आ रहा है, वे हम इसका जवाब देंगे, हमारे हौसले और बढ़ेंगे और हमारा संघर्ष और मजबूत होगा। तो इस प्रकार की जो ये घटना हुई है, तो इसमें एफआईआर में सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 दर्शाया गया है। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने दिल्ली शराब घोटाले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद रविवार शाम गिरफ्तार कर लिया है और एजेंसी ने कहा है उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया और अहम मामलों से जुड़े सवालों के जवाब देने से अभी तक बचते रहे हैं। और सूत्रों का जिसमें दावा है कि सीबीआई ने मामले में एक अधिकारी से भी पूछताछ की थी, जिसने माना था कि सिसोदिया ने रद्द हो चुकी 2021-22 की आयकर आबकारी नीति बनाने में अहम भूमिका निभाई थी और कुछ निर्देश भी दिए थे। तो वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट खबर आ रही है वह है फ्रंट पेज की तरफ से, मेघालय और नागालैंड में आज मतदान होने हैं। तो इसी के बाद अब हमारी जो नेक्स्ट खबर है वह है अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइन की तरफ से। अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइन में हमारी जो पहली खबर है तो वह है नववर्ष में रिश्तेदारों से संपर्क करने वाले, एक तरह से हम कह सकते हैं, तिब्बतियों को चीन ने एक तरह की सज़ा दी है। तो चीन ने एक तरह से ये प्रतिबंध उन पर पहले भी लगाए थे और जिन्होंने बात की है उन पर देशद्रोह का आरोप भी लगाया है। तो तिब्बत से एक तरह से बौद्ध संस्कृति को ख़त्म करने के लिए चीन लगातार दमन और अत्याचार कर रहा है। बीते सप्ताह 21 से 23 फरवरी तक तिब्बती नववर्ष लोसर के दौरान चीन ने तिब्बतियों को उनके निर्वासित देश रिश्तेदारों से संपर्क नहीं करने दिया है और चीन के मना करने के बाद भी जिन लोगों ने नववर्ष की शुभकामना देने के लिए किसी से संपर्क किया है उन पर जासूसी व देशद्रोह जैसे आरोप लगाकर पूछताछ की जा रही है। यहाँ तक कि तमाम तिब्बती लोगों ने अपने रिश्तेदारों को इस संबंध की पहले ही जानकारी दे दी थी कि उनसे लोसर के दौरान संपर्क नहीं किया जाए, क्योंकि चीन इस दौरान कड़ी निगरानी करने वाला है। और इसी के बाद जो हमारी नेक्स्ट खबर आ रही है अंतर्राष्ट्रीय जगत की तरफ से, वह है राष्ट्रपति बनी अगर निक्की हेली, एक तरह से जो कि राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने वाली हैं और निरंतर अपने अभियान को जारी रखे हुए हैं, तो जो कि भारत मूल की हैं। तो निश्चित ही राष्ट्रपति अगर वे बनी तो पाकिस्तान व चीन की मदद नहीं करने का उन्होंने फैसला लिया है। तो यह निश्चित ही एक अच्छा कदम होगा। वहीं इसके बाद G20 को अस्थिर कर रूस के खिलाफ इस्तेमाल एक तरह से जो पश्चिमी देश कर रहे हैं, तो जिसका एक आरोप लगाया गया है, जिसमें कि भारत की अध्यक्षता में बेंगलुरु में 24-25 फरवरी को हुए G20 के वित्त मंत्रियों के सम्मेलन में रूस के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि G7 और पश्चिमी देश G20 को अस्थिर कर रहे हैं। इस मंच का रूस के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि G20 की बैठक में वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर सार्थक बात हुई है और इसमें ब्रिक्स व विकासशील देशों की तरफ से उल्लेखनीय योगदान किया गया है।
लेकिन पश्चिमी गुट ने अस्थिरता पैदा कर मंच का रूस के खिलाफ एक तरह से उपयोग किया है। तो वहीं इसके बाद जो नेक्स्ट खबर अंतर्राष्ट्रीय जगत की तरफ से आ रही है वह है नेपाल की खबर है। तो प्रधानमंत्री प्रचंड को 28 मार्च तक जिसमें कि विश्वास मत एक तरह से हासिल करना होगा। तो विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत मिलता है जिसमें कि दिखाई दे रहा है। तो यह निश्चित ही उनके लिए एक परीक्षा की घड़ी है। तो इसके बाद हम चलते हैं हमारी खेल जगत की खबर की तरफ। तो खेल जगत की खबर में जैसे कि हमारे जो टेस्ट मैच जो निरंतर चल रहे हैं, तो जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मौजूदा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में ख़राब फॉर्म में चल रहे एक तरह से विराट कोहली ने रविवार को बल्लेबाजी का एक तरह से जमकर अभ्यास किया है। तो कोहली ने एक तरह से लंबे सत्र तक बल्लेबाजी का अभ्यास किया है, जिसमें हम कह सकते हैं कि इंदौर में तीसरे टेस्ट मुकाबले की तैयारियों में भारतीय टीम अभी तक जुटी हुई है। और वहीं जो कोच शास्त्री हैं उन्होंने कहा है कि राहुल की जगह गिल को मौका मिलना चाहिए। वहीं इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी खबर खेल जगत की तरफ से आ रही है वह है ऑस्ट्रेलिया छठी बार एक तरह से T20 विश्व कप विजेता बना है, जिसमें कि दक्षिण अफ्रीका को 19 रन से हराया गया है। और वहीं जिसमें कि महिला T20 विश्व कप ये निरंतर जारी है। और तो जिसकी समाप्ति एक तरह से हम कह सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया की जीत से हुई है। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी खबर खेल जगत की तरफ से आ रही है वह है हॉलैंड के रिकॉर्ड में एक तरह से जो फुटबॉल का मैच हुआ है, जिसमें कि 27वें गोल से सिटी की 4-1 से जीत हुई है। और जिसमें हम कह सकते हैं कि एक सत्र में सर्वाधिक गोल एलन शीरर ने बनाए हैं और एंडी कोल ने 34 गोल बनाए हैं और मोहम्मद सालेह ने 32 गोल बनाए हैं, जिसमें कि इनके इतने सर्वाधिक गोल रहे हैं। और नॉर्वे के स्ट्राइकर एर्लिंग हॉलैंड ने मैनचेस्टर सिटी के लिए रिकॉर्ड 27वां गोल कर बोनारमाउथ के खिलाफ अपनी टीम को 4-1 से जीत दिलाई है। तो इसके बाद हम आज चलते हैं हमारी देश विदेश की खबर की तरफ। देश विदेश की खबर में जैसे कि हमारी पहली हेडलाइन है कि डिजिटल इंडिया की एक तरह से ताकत बढ़ी है और यूपीआई की तरफ कई देश आकर्षित हुए हैं। तो इस तरह की बात हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने ई संजीवनी पर सलाह लेने वालों की संख्या अभी 10 करोड़ के पार इसमें बताई है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि तेज़ी से आगे बढ़ते हमारे देश में डिजिटल इंडिया की ताकत कोने कोने में दिख रही है, और जिसमें कि डिजिटल इंडिया की शक्ति को घर घर तक पहुंचाने में विभिन्न ऐप्स की भी बड़ी भूमिका है और दुनिया के कितने ही देश भारत के यूपीआई की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडलाइन आ रही है देश विदेश की खबर की तरफ से वह है किसानों को एक तरह से कांग्रेस ने एक जैसे कि इलेक्शन आने वाले हैं तो इसी के चलते अपने जो सभा निरंतर महाधिवेशन जो चल रहा है यह सभा कांग्रेस की तरफ से महाधिवेशन जो किया गया है तो उसमें कहा है कि किसानों को एक तरह से कर्ज से राहत दिलाने की बात कांग्रेस ने कही है और एमएसपी कानून की गारंटी भी देने की बात कांग्रेस ने कही है और जाति आधारित जनगणना कराने की बात कांग्रेस ने इसमें कही है। तो निश्चित ही हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की एक तरह से आने वाले चुनावों में यह अपनी जो सीटें हैं वो पक्की करने के लिए ये रैलियां एक तरह से हम इन्हें उस नज़र से देख सकते हैं। वहीं मेघालय नागालैंड में मतदान जो आज होना है उसमें मैदान में 559 प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे और दोनों राज्यों में एक तरह से हम कह सकते हैं 60-60 सीटें हैं और 2 मार्च को जिसके नतीजे आने निश्चित होंगे एक तरह से हम कह सकते हैं, जिसमें कि प्रधानमंत्री ने चुनाव आयोग व मतदान कर्मियों को की एक तरह से सराहना भी की है। वहीं इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडलाइन जो बन रही है वह है
एक तरह से कारोबार जगत की तरफ से। तो कारोबार जगत की तरफ से जो हेडलाइन आ रही है वह है कि अगर कम अवधि के लिए बैंक में एक तरह से हम जो एफडी जमा करते हैं, तो एफडी में बता दूं आपको क्या होती है। फिक्स्ड डिपॉजिट कहते हैं। एक निश्चित समय के लिए हम अपने पैसे को एक अकाउंट में हम कह सकते हैं कि उसे जमा कर देते हैं और उस जमा किए हुए पैसे को निकाल नहीं सकते हैं जब तक कि जितने समय के लिए हमने उस पैसे को जमा किया है। मान लीजिए हमने 1,00,000 रुपये अपना पैसा जमा किया है और 5 साल के लिए वो पैसा जमा किया है, तो उस पर 8% की ब्याज की दर से हमें उस पर हम कह सकते हैं कि उस पर ब्याज मिलेगा। और 5 साल बाद वो हमारा पैसा 8% की दर से उससे अधिक एक तरह से हम कह सकते हैं ब्याज लगकर हमें मिलेगा। तो इस प्रकार ये एफडी कहलाती है। तो इस पर 8% की जो अभी तक सरकारी ब्याज जो बन रहा है, मिल रहा है लोगों को। तो आगे जो दरें हैं वो बढ़ने की उम्मीद कमी जताई जा रही है। वहीं इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट हेडलाइन आ रही है वह है कारोबार जगत की तरफ से 300 अरब डॉलर के पार पहुंच सकता है सेवा क्षेत्र का निर्यात। जो सेवा क्षेत्र का निर्यात है एक तरह से वह 300 अरब डॉलर के पार एक तरह से पहुंच सकता है, जिसमें कि 1,00,000 करोड़ डॉलर के पार पहुंचेगा निर्यात। एक तरह से 2030 तक एक अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक 1,00,000 करोड़ डॉलर के पार एक तरह से पहुंचने की संभावना है। और जिसमें कि भारत ने 52.38 करोड़ डॉलर का एक तरह से हम कह सकते हैं प्याज की जो बिक्री की है। तो निश्चित ही हम कह सकते हैं कि सेवाओं का निर्यात चालू वित्त वर्ष में 300 अरब डॉलर के पार पहुंच सकता है। वहीं इसके बाद एक कारोबार जगत की तरफ से जो खबर आ रही है वह है कि समय पर एक तरह से अपडेटेड रिटर्न यानी कि रिटर्न जो हमारी है वो भरने के लिए कहा गया है। और नहीं तो एक्स्ट्रा टैक्स हम कह सकते हैं, अतिरिक्त कर एक तरह से लगेगा हमारी जो रिटर्न पर है। तो ITR नहीं भरने या उसमें किसी आय की जानकारी देना भूलने पर दाखिल कर सकते हैं ITRU एक तरह से, जिसमें कि एक तरह से 50% तक का एक हम कह सकते हैं कि इन्होंने कहा है अगर समय पर अपना रिटर्न नहीं भरते हैं तो 50% तक अतिरिक्त कर जिसमें देने की बात कही गई है। वहीं इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडलाइन आ रही है वह है जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है, द एडिटोरियल एनालिसिस। द एडिटोरियल एनालिसिस की जो पहली ही एक तरह से संपादकीय लेख लिखा गया है वो है कांग्रेस की दिशा, जिसकी हेडलाइन है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि कांग्रेस ने जो महाधिवेशन हुआ है तो उसमें जो फैसले लिए गए या जो कुछ कहा गया उसी के बारे में ये हम कह सकते हैं ये एडिटोरियल एनालिसिस है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 85वें महाधिवेशन में देश की सबसे पुरानी पार्टी ने जो संदेश दिया है वह उसकी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है, पर कई जरूरी मुद्दों पर उसकी दुविधा भी सामने आई है। यह महाधिवेशन 2 कारणों से महत्वपूर्ण था। एक तो इसमें यह देखना था कि अपनी सांगठनिक जड़ता दूर करने के लिए वह कदम उठाती भी है या नहीं। संगठन में सुधार और चुनाव की मुखर आवाज़ों ने न सिर्फ G20 जैसा बागी गुट बनाया है बल्कि कुछ अनुभवी नेता पार्टी छोड़ गए हैं। एक तरह से महाधिवेशन के पहले दिन संचालन समिति की बैठक में सोनिया और राहुल गांधी ने शामिल न होकर बेशक यह संदेश देने की कोशिश की है कि अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पूरा अधिकार दिया गया है, पर पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारक समिति यानी कार्य समिति के सदस्यों को चुनाव न कराने का फैसला पार्टी नेतृत्व के पुराने रुख का ही परिचायक है। इससे यह प्रश्न उठेगा ही कि पार्टी को नया अध्यक्ष मिलने के बावजूद उसके एक तरह से कह सकते हैं नेतृत्व के पुराने तौर तरीके ही तो जारी नहीं रहेंगे। पार्टी संविधान में संशोधन कर अनुसूचित जातियों, जनजातियों, OBC, महिलाओं, युवाओं, अल्पसंख्यकों के लिए 50% तक पद आरक्षित करने का प्रावधान महत्वपूर्ण है, पर एक व्यक्ति एक पद
और एक परिवार एक टिकट पर चर्चा नहीं हुई, जबकि एक सुधारों की बात राहुल गांधी ने की थी। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव और इस साल कई महत्वपूर्ण राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के कारण भी इस महाधिवेशन पर नज़र थी। अध्यक्ष खड़गे से लेकर सोनिया और राहुल गांधी ने अपने भाषणों में नफरत के माहौल, महंगाई, बेरोजगारी और राष्ट्रीय सुरक्षा को फोकस किया है। सत्ता में आने पर रोकथोक में दल बदल की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए, संविधान संशोधन और हेट क्राइम रोकने के लिए कानून बनाने जैसी कांग्रेस की घोषणा भी महत्वपूर्ण है। पर चुनाव में भाजपा के खिलाफ समान दलों के साथ गठबंधन बनाने के मुद्दे पर अस्पष्टता अब भी बनी है। कांग्रेस ने यह तो कहा कि अगर तीसरा मोर्चा बना तो उससे एनडीए को लाभ होगा, पर कई विपक्षी दल उसके साथ दल गठबंधन बनाने से जिस तरह परहेज कर रहे हैं, उससे निपटने के लिए कांग्रेस के पास कोई कार्य योजना है या नहीं, इस पर धुंध साफ नहीं है। इस मुद्दे पर देरी या निष्क्रियता जाहिर है कांग्रेस और विपक्ष को ही नुकसान पहुंचाएगी। तो यह एडिटोरियल एनालिसिस के बाद हम अपनी जो दूसरी एडिटोरियल एनालिसिस है उसकी तरफ चलते हैं। तो जैसे कि हम जानते ही हैं, यूक्रेन और एक तरह से रूस का जो युद्ध निरंतर चलता आ रहा है, जिसमें कि 3 लाख से अधिक लोगों के मारे जाने की संभावना जताई जा रही है। तो उसी पर एक लेख लिखा है पॉल क्रुगमैन ने। तो पॉल क्रुगमैन ने द न्यूयॉर्क टाइम्स में जो लेख लिखा है उसका एक हिंदी अनुवाद एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक छापा गया है। तो वही मैं आपको एक तरह से उसी की एनालिसिस आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि एक लोकतांत्रिक देश है जिसमें दूसरे तमाम देशों की तरह बुराइयां हैं, लेकिन वह मुक्त विश्व का हिस्सा होना चाहता है। उस पर एक ऐसे पड़ोसी ने हमला किया है जो आकार में उससे बहुत बड़ा है। वहाँ एक निर्मम तानाशाही है जो सामूहिक अत्याचार करती है। इसके बावजूद उससे छोटे से लोकतांत्रिक देश ने 1 साल तक बहादुरी से उसका मुकाबला किया है और अब भी कर रहा है। जबकि दुनिया के बड़े हिस्से को लगता था कि हमले के कुछ ही दिनों बाद उस लोकतंत्र की पराजय होगी। कोई भी अमेरिकी एक ऐसे देश का नागरिक जो खुद को आज़ादी के प्रकाश स्तंभ के रूप में देखता है, जो जागरूक और समानता के जीवन मूल्यों का आग्रही है, वह इस युद्ध में यूक्रेन की विजय भला क्यों न चाहेगा। लेकिन अमेरिकी राजनीति में भी 2 महत्वपूर्ण धड़े हैं जो न सिर्फ यूक्रेन को मिल रहे पश्चिमी समर्थन का विरोध कर रहे हैं, बल्कि वे चाहते हैं कि रूस यह लड़ाई जीते। इनमें से एक छोटा सा बड़ा धड़ा अमेरिकी एक तरह से वामपंथियों का है और तो एक प्रभावी समूह दक्षिणपंथियों का है। और पुतिन इकलौते निरंकुश नहीं है जिन्हें अमेरिकी दक्षिणपंथियों का समर्थन प्राप्त है। हंगरी के विक्टर ऑर्बन भी रूढ़िवादियों के बड़े नेता के रूप में उभरे हैं, जो कंजर्वेटिव पॉलिटिकल एक्शन कमेटी की बैठकों के प्रभावी वक्ता हैं। लेकिन रूढ़िवादी ऑर्बन अपने लक्ष्य के बारे में स्पष्ट हैं और उनकी बहुत आलोचना भी नहीं की जा सकती है। अगर आप अपने देश को श्वेत राष्ट्रवाद और सामाजिक असमानता का केंद्र बनाना चाहते हो और लोकतंत्र सिर्फ कागज पर हो जैसा हंगरी में है, तो ऐसी सरकार को हटाने का ऑर्बन का अभियान सही है। उनके मॉडर्न रिपब्लिकन पार्टी के पास हंगरी के भविष्य का एक रोड मैप भी है, लेकिन ऑर्बन उतने बड़े एक तरह से दक्षिणपंथी नेता नहीं है, न ही दुनिया भर में उनके इतने समर्थक अनुयायी हैं जितने रूस के तानाशाह राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हैं। पुतिन को पूजने वाले सिर्फ रूस में नहीं हैं, अमेरिका में भी दक्षिणपंथी वर्षों से उनके साथ खड़े हैं। मसलन 2014 में नेशनल रिव्यू के एक स्तंभकार ने बगैर शर्ट के घुड़सवारी करते पुतिन की तस्वीर को की गोल्फ खेलते बराक ओबामा की देहभाषा से तुलना की थी। यूक्रेन पर रूसी हमले से पहले रूसी सेना की कथित प्रभावी क्षमता की काफ़ी तारीफ होती थी। वर्ष 2021 में अमेरिकी राजनेता टेड क्रूज ने रूस में सैनिकों की नियुक्ति से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए टिप्पणी की थी, सैन्य शक्ति कम रखना निश्चित तौर पर एक अच्छी सोच नहीं है। पुतिन के व्यक्तित्व को पूजने के क्या कारण हो सकते हैं? दरअसल दक्षिणपंथी सोच में अनेक लोग शक्तिशाली, प्रभावशाली और बेपरवाह व्यक्तित्व को पसंद करते हैं, जो अपनी सनक के सामने किसी को कुछ नहीं समझता, जो बौद्धिक खुलेपन और विविधता को सम्मान देने की परवाह नहीं करता। ऐसे लोगों ने पुतिन को अपने आदर्श के रूप में देखा है और पुतिन जिस देश के शासक हैं उस रूस की कथित सैन्य क्षमता और आक्रामकता ने भी उन्हें आकर्षित किया है।
ऐसे लोगों का वर्षों से यह मानना रहा है कि पुतिन ने अपनी ताकत और सनक से रूस को एक बेहद ताकतवर देश बना दिया है। हालांकि प्रारंभ से ही यह स्पष्ट था कि विश्व को इस तरह से देखने का नज़रिया भ्रामक और गलत है। आधुनिक विश्व में किसी राष्ट्र की शक्ति उसकी सैन्य क्षमता में नहीं, बल्कि उसकी आर्थिक मजबूती और तकनीकी क्षमताओं में निहित है। फिर यूक्रेन पर पुतिन के हमले ने यह और स्पष्ट कर दिया है कि रूस की कथित बेहद ताकतवर सेना भी युद्ध लड़ने में कुशल नहीं है। और युद्ध में रूसी सैनिक इतने दयनीय रूप से विफल क्यों हुए हैं? क्योंकि आधुनिक युद्ध सैनिकों द्वारा भुजाएं फड़काने से नहीं जीते जा सकते। आधुनिक युद्ध में जीत सैन्य संभार तंत्र, तकनीक और खुफिया क्षमताओं के जरिए ही संभव है। अभी तक के युद्ध में रूसी सैनिकों की प्रभावहीनता की तुलना में यूक्रेन ने शानदार क्षमता का परिचय दिया है। यूक्रेन ने अगर रूस के सामने घुटने नहीं टेके हैं तो निश्चय ही उसका एक बड़ा कारण उसे पश्चिमी शस्त्रास्त्र है, पर यही अकेला कारण नहीं है। यूक्रेन ने अपनी सैन्य जरूरतों की पूर्ति में जिस अद्भुत मौलिकता का परिचय दिया है वह भी उसकी मौजूदा संतोषजनक स्थिति का कारण है। फिर रूसी आक्रामकता के खिलाफ यूक्रेन के नागरिकों में मरने मिटने का जो भाव है, रूसियों में वह नहीं है। यूक्रेन के प्रति दुनिया भर में दक्षिणपंथियों को गुस्सा बढ़ रहा है। इसका कारण सिर्फ यह नहीं है कि जिस नेता को वे पूजते थे वह कमज़ोर साबित हुआ है, बल्कि उनका गुस्सा इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि निरंकुश सत्ता और बेपरवाह ताकत के बारे में उनकी सोच भी गलत साबित हो रही है। यह गुस्से और हताशा का ही नतीजा है कि अमेरिका में दक्षिणपंथी लॉबी सुनियोजित प्रचार में लगी है कि यूक्रेन हार रहा है। दक्षिणपंथी सोच वाले और ट्रंप समर्थक अमेरिकी टेलीविज़न शख्सियत टकर कार्लसन ने तो पिछले अगस्त में ही रूसी विजय की घोषणा कर दी थी, जबकि उसके कुछ ही दिनों बाद यूक्रेन ने युद्ध के एकाधिक मोर्चे पर रूस को करारा जवाब दिया था। अब भी प्रचारित किया जा रहा है कि जाड़े में यूक्रेन पर रूस भीषण सैन्य कार्रवाई की योजना बना रहा है। रूस की वह भीषण युद्ध कार्रवाई वस्तुतः अब भी जारी है, लेकिन जैसा कि एक यूक्रेनी अधिकारी ने बताया कि रूस की भीषण युद्ध कार्रवाई में इतना कम हासिल हुआ है कि यूक्रेन के खिलाफ वह आक्रामकता अब दिखाई भी नहीं देती है। और हालांकि इसका यह अर्थ कतई नहीं है कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस जीत नहीं सकता, लेकिन निकट भविष्य में रूस अगर यूक्रेन पर विजय हासिल करता है तो वह टुकड़ों टुकड़ों में ही हासिल हो सकती है, एक बार की नहीं। यूक्रेन पर जीत इसलिए भी संभव है क्योंकि अमेरिका में पुतिन समर्थक लॉबी बाइडेन प्रशासन पर दबाव डालकर यूक्रेन को दी जाने वाली मदद में कटौती करवाने में सफल हो गई हैं। रूस की विजय अगर संभव होगी तो उन अमेरिकी दक्षिणपंथियों की वजह से संभव होगी जो उदार विश्व के पक्षधर नहीं हैं, जो जागरूक समाज को कमज़ोर समझते हैं और तानाशाह की ताकत के पक्ष में हैं। तो इस प्रकार की जो ये पॉल क्रुगमैन ने जो न्यूयॉर्क टाइम्स में एक तरह से जो ये लेख लिखा है, इसका ही हिंदी अनुवाद मैंने आपके सामने रखा है। तो पुतिन की दरकती छवि के बावजूद एक तरह से हम कह सकते हैं यह लेख लिखा गया है। वहीं इसके बाद जो हम छोटी सी कहानी आपके सामने निरंतर रखते आ रहे हैं, तो चलिए उसी कहानी से हम विराम लेंगे। तो जैसे कर्मों में एक तरह से देर नहीं करनी चाहिए, तो यह कहानी है भगवान महावीर के बारे में। भगवान महावीर सदाचार का उपदेश देते हुए एक तरह से एक गांव में पहुँचे। तीर्थंकर करके आगे के आने की सूचना मिलते ही भगवान महावीर के एक तरह से हम कह सकते हैं आने की सूचना मिलते ही अनेक लोग सत्संग दर्शन के लिए उनके पास पहुंच गए। एक भक्त ने जिज्ञासा के स्वर में उनसे पूछा, पूर्ण निर्वाण कैसे प्राप्त होता है? भगवान महावीर ने बताया, जो निष्कपट तथा सरल होता है वही निर्वाण का अधिकारी बनता है। जब तक शरीर सशक्त है तब तक उसका उपयोग धर्म की साधना के लिए करना चाहिए। कुछ लोग सदकर्म साधना में यह कहते हुए देरी करते हैं कि आगे कर लेंगे। ऐसे मूर्ख मनुष्य के भाग्य में केवल पछताना ही शेष रह जाता है। तीर्थंकर ने समझाते हुए एक तरह से कहा कि जैसे वृक्ष का पत्ता पतझड़ में पीला होकर गिर जाता है, वैसे ही मनुष्य का जीवन भी आयु समाप्त होने पर सहसा नष्ट हो जाता है। इसलिए सतत सदकर्म करते रहने में ही जिज्ञासा कल्याण है। जो मनुष्य अपना जीवन सफल करना चाहता है उसे पाप बढ़ाने वाली मनोवृत्तियों जैसे क्रोध, मान, माया और लोभ, इन चारों दोषों को सदा के लिए छोड़ देना चाहिए। शांति से क्रोध को मारो, नम्रता से अभिमान को जीतो, सरलता से मोह माया का नाश करो और संतोष से लोभ को काबू में लाओ। हम भगवान महावीर ने चंद शब्दों में ही एक तरह से हम कह सकते हैं मानव जीवन को सफल बनाने के उपाय बता दिए और सद्कर्मों में
हमें देर नहीं करनी चाहिए। तो इसका उपदेश उन्होंने भली भांति दिया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। तो निरंतर बने रहिए हमारे साथ कटिंग चाय में। मैं आपके लिए निरंतर लेकर आता रहूँगा अमर उजाला न्यूज़पेपर की थ्रू आउट एनालिसिस, जो कि यूपीएससी, एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निश्चित ही महत्वपूर्ण सिद्ध होती हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।